हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझकर पढ़ें, जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। साइकोलॉजी टेस्ट, साइकोलॉजी पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। आरटी 2009 को राज्यसभा ने विधेयक कब पारित किया? ऑप्शन 1 21 जुलाई 2009, 2 4 अगस्त 2009, 3 20 जुलाई 2009 और 4 1 अप्रैल 2010। तो आरटी 2009 को राज्यसभा ने जो विधेयक पारित किया था वो 20 जुलाई 2009, ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या देख लेते हैं अपन। आरटी 2009 को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को विधेयक को पारित किया। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी 2009 में कुल धारा व अध्याय है। ऑप्शन 1 38 धारा व 7 अध्याय, 2 39 धारा व 8 अध्याय, 3 37 धारा व 7 अध्याय, 4 38 धारा व 8 अध्याय। तो आरटी 2000 में कुल धारा व अध्याय कितनी है? 38 धारा व 7 अध्याय, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देख लेते हैं। आरटी 2009 में कुल 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा में कहा गया कि बालकों को शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा? ऑप्शन 1 धारा 21, ऑप्शन 2 धारा 13, ऑप्शन 3 धारा 17, ऑप्शन 4 धारा 10। तो बालकों को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये क्यों, कौन सी धारा में कहा गया है? ये धारा नंबर 17 में कहा गया है। व्याख्या देख लेते अपन। धारा 17, बालकों को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये बात धारा 17 में कही गई है। और धारा 10 में कही गई है, बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलाना माता पिता का दायित्व होगा, ये धारा 10 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा से शिक्षक पात्रता एवं योग्यता का निर्धारण किया गया है? धारा 28, धारा 29, धारा 12, धारा 23। शिक्षक पात्रता और योग्यता का निर्धारण, ये बात धारा 23 में कही गई है। व्याख्या देख लेते हैं। धारा 23 में शिक्षक पात्रता योग्यता का निर्धारण किया गया। केंद्र में सीटेट, राज्य में एचटेट और राजस्थान में आरटेट या रीट। धारा 12 में कहा गया कि निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें गरीब व अभावग्रस्त बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया। धारा 29, पाठ्यक्रम सुधार व जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास प्रत्येक विद्यालय में सीसी लागू किया जाए, ये बात धारा 29 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 25 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात। सबसे पहले देखना है कि छात्र शिक्षक अनुपात की बात धारा 25 में कही गई है और प्राथमिक विद्यालयों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना है वो बताना है। ऑप्शन 1 35 छात्र और 1 शिक्षक, 40 छात्र और 2 शिक्षक, 35 छात्र और 3 शिक्षक और 40 छात्र और 1 शिक्षक। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए होगा 40 छात्र और 1 शिक्षक। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 40 छात्र और 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 35 छात्र और 1 शिक्षक। उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं 6 से 8 तक और प्राथमिक होते हैं 1 से 5 तक, जिसमें 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस हैं।
ये किस में वाक़ा गया? उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य दिवस। ऑप्शन 1 200, 2 1000, 3 240 और 4 220। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 220। क्या होगा? 220। व्याख्या। कक्षा 1 से 5 तक 200 दिवस होते हैं और कार्य घंटे 800 होते हैं। कक्षा 6 से 8 220 कार्य दिवस हो गए और 1000 घंटे हो गए। क्वेश्चन व्याख्या में से पूछ सकते हैं आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को आम चुनाव के अलावा किसानों का बीज वितरण कार्य का दिया गया, ये किस तरह का उल्लंघन है? इसमें कहा गया कि शिक्षक को आम चुनाव का काम दिया गया, उसके साथ साथ किसानों के बीज वितरण का काम दिया गया, तो ये किस तरह का उल्लंघन है? ऑप्शन 1 धारा 17, ऑप्शन 2 धारा 28, ऑप्शन 3 धारा 25, ऑप्शन 4 धारा 27। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 27। धारा 27। व्याख्या। धारा 27 में कहा गया कि एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावा केवल 3 कर्तव्य निभाना है। पहला, 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, आम चुनाव और आपदा राहत कार्य। इन 3 के अलावा जो भी काम होगा वो उसकी धारा में का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 24 के अंतर्गत शिक्षक के दायित्व हैं, तो पहले देखना है कि शिक्षक के दायित्व किसमें है? धारा 24 में। ऑप्शन 1 अभिभावक से परामर्श करना, ऑप्शन 2 बालकों के अधिगम का आलेख रखना, ऑप्शन 3 तय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करवाना, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। धारा 24 के अंदर शिक्षक के दायित्व, तो शिक्षक के ये सभी दायित्व हैं। अभिभावक से परामर्श करना, बालकों का अधिगम आलेख रखना, तय सीमा पाठ्यक्रम पूरा करवाना, ये सारे एक शिक्षक के दायित्व हैं। व्याख्या। धारा 24 के अंदर शिक्षक के दायित्व को दिया गया है। जो नियमित विद्यालय जाना, ये भी शिक्षक का दायित्व है। नियमित विद्यालय जाना ये भी शिक्षक के दायित्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 30 सितंबर के बाद विद्यालय में प्रवेश लेने जाता है और उसे प्रवेश देने से मना किया जाता है, तो ये किस धारा का उल्लंघन है? धारा 14, धारा 15, धारा 27, धारा 17। ये धारा 15 का उल्लंघन है। व्याख्या। धारा 15 में कहा गया कि 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि है, उसके बाद भी बच्चों को प्रवेश देना होगा। ये धारा 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धारा में ड्रॉप आउट बालकों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया गया है? जो ड्रॉप आउट बालक है उसको एज के अनुसार प्रवेश का अधिकार दिया गया है। धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 4 में और धारा 7 में। तो इसका सही आंसर होगा आयु के अनुसार, धारा 4 में। धारा 4 में। व्याख्या। धारा 4 में कहा गया कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार, और धारा 5 में टीसी देने से मना नहीं कर सकते, और धारा 6 में विद्यालय की स्थापना, और धारा 7 केंद्र राज्य का वित्तीय प्रकार। इस व्याख्या में से आप पूरा व्याख्या को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार इसमें से बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या
95 है, तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? पहले तो ये देखना कि प्राथमिक विद्यालय के लिए बात की गई है, ठीक है। छात्रों की संख्या कितनी है? 95 है, तो शिक्षकों की संख्या कितनी है वो बतानी है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5, ठीक है। 2 3 4 बार कितने शिक्षक हैं बताइएगा। तो 95 है, तो शिक्षकों की संख्या 4 होगी। शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 4। व्याख्या। नाइन्टी वन से 120 मतलब 91 से 120 छात्रों की संख्या होने पर शिक्षकों की संख्या 4 होगी। विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापक होंगे। न्यूनतम अध्यापक की संख्या विद्यालय में कितनी होगी? 2। सात शिक्षण में कैसे होगा ये? 60 छात्र होने पर 2 शिक्षक होगा। 61 से 90 छात्र होने पर 3 शिक्षक। 91 से 120 छात्र होने पर 4 शिक्षक और 120 से 200 छात्र होने पर 5 शिक्षक। तो इसमें दी गई संख्या 91 से 120, तो शिक्षकों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 3 है, तो छात्रों की संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों की संख्या आपकी बात 3 दी हुई है, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है। तो छात्रों की संख्या होगी 61 से 90, 61 से 90 के बीच में होगी। व्याख्या देख लेते हैं। 61 से 90 छात्रों की संख्या होगी क्योंकि 60 छात्र होने पर 2 शिक्षक होंगे और 61 से 90 होने पर 3 शिक्षक, 3 शिक्षक पर 61 से 90 के बीच में संख्या होगी छात्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीआर 2005 कौन से क्रम की रूपरेखा है? ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन 3 तृतीय, ऑप्शन 4 चतुर्थ। तो एनसीआर 2005 कौन से क्रम की रूपरेखा है? चौथे क्रम की रूपरेखा है। व्याख्या देख लेते हैं। एनसीआर 2005 चौथे क्रम की रूपरेखा है। प्रथम 1975, द्वितीय 1988 और तृतीय 2000, तृतीय 2000 और चौथी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एनसीआर 2005 की विशेषताएं। एनसीआर 2005 की विशेषता क्या क्या है? क्या कहा गया एनसीआर 2005 में? ऑप्शन 1 मिड डे मील को सुदृढ़ बनाया जाए। ऑप्शन 2 समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन 3 स्थानीय निकाय को मजबूती दे। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो ये सभी एनसीआर 2005 की विशेषताएं हैं, उपयुक्त सभी। क्या एनसीआर 2005 में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई तथा पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, रटन प्रणाली से पढ़ाई को मुक्त करना, ये एनसीआर 2005 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीआर 2005 का आलेख किस शब्दों का उद्धरण है? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कार, प्रगति और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, सभ्यता और प्रगति। इसका पूरा आप ध्यान रखना कि सभ्यता और संस्कृति नहीं होकर सभ्यता और प्रगति होगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। व्याख्या। एनसीआर 2005 का आलेख रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सभ्यता और प्रगति निबंध का उद्धरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन आत्मनिष्ठ निरीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण का मिश्रण है, ये परिभाषा दी गई। ये परिभाषा दी गई एडम्स, केसी रस्तोगी, ईबी वेस्ले, कैंपबेल। ये परिभाषा दी ईबी वेस्ले द्वारा। इसकी तरफ की थी ईबी वेस्ले। व्याख्या। एडम्स
ईवीएस जो परिभाषा दी गई है। एडम्स ने क्या कहा, मूल्यांकन किसी वस्तु का मूल्य निश्चित करना है, किसी वस्तु का मूल्य निश्चित करना। एक बात ये परिभाषा किसने दी, एडम्स ने। किसी वस्तु की मूल्यांकन अनुवर्त प्रक्रिया है, अनुवर्त प्रक्रिया है, किसी वस्तु की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का संबंध है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक व क्रियात्मक। तो मापन का संबंध किससे है, क्रियात्मक से है। देखिए, मापन का संबंध भावात्मक से नहीं है। मूल्यांकन का संबंध ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों से है। मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक होता है, जबकि मापन मात्रात्मक होता है। ठीक है, तो मापन क्या है, क्रियात्मक। मापन का संबंध किससे हो गया, क्रियात्मक से हो गया। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संबंध में सही नहीं है। मूल्यांकन सहकारी प्रक्रिया है, मूल्यांकन अंत्यक्रियात्मक है, मूल्यांकन में निदान व उपचार दोनों शामिल होते हैं, मूल्यांकन निर्णयात्मक नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन निर्णयात्मक नहीं है, निर्णयात्मक नहीं है। मतलब जबकि मूल्यांकन निर्णयात्मक होता है, इसमें क्या बोला है, नहीं है। आपको क्या बताना है, नहीं है। तो मूल्यांकन सहकारी प्रक्रिया है, मूल्यांकन अंत्यक्रियात्मक है, मूल्यांकन निदान और उपचार दोनों शामिल होते हैं, परंतु मूल्यांकन निर्णयात्मक नहीं है। व्याख्या, मूल्यांकन निर्णयात्मक है, मापन निदान है, उपचार नहीं। मूल्यांकन उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। तो इसमें सही करेक्ट आंसर क्या होगा कि मूल्यांकन निर्णयात्मक है। जबकि ऑप्शन में दिया हुआ गया कि मूल्यांकन निर्णयात्मक नहीं है, तो वो गलत आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से मूल्यांकन की विधियों के सही प्रतिपादक नहीं है। इसका पूरा ध्यान रखना कि नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 शेरसूची, हॉटसन, वर्ग मापनी, फ्रांसीसी गाल्टन, समाजमिति, जेल मेरिनो, उपलब्धि परीक्षण, रेमस और रूमल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। शेरसूची हॉटसन ने दी थी, वर्ग मापनी फ्रांसीसी गाल्टन ने दी है, एक समाजमिति जेल मेरिनो दी है, और उपलब्धि परीक्षण दिया है फ्रीमैन ने। उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण किसने दिया, फ्रीमैन ने। डगलस व हॉलैंड परमापित परक व अप्रमापित परक किसने दिया है, डगलस व हॉलैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामों में स्थायित्व का गुण पाया जाना कहलाता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। ये क्या कहलाता है, परिणामों में स्थायित्व गुण विश्वसनीयता कहलाता है। व्याख्या देख लेते हैं, अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण समान परिणाम देने विश्वसनीयता कहलाता है। परीक्षक बदल जाने पर भी परिणाम वही रहे, वस्तुनिष्ठता कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शिशि प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वप्रथम किन जिलों में लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 जयपुर जोधपुर, 2 अलवर भरतपुर, 3 अलवर जयपुर और 4 जयपुर उदयपुर। तो ये हो गया था अलवर और जयपुर में, अलवर और जयपुर में। व्याख्या, राजस्थान में शिशि निम्न चरण में लागू हुआ प्रथम 2010-11 में। ये अलवर जयपुर इसमें नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे प्रथम चरण 2010-11, द्वितीय चरण 2012-13, तृतीय चरण 13-14 और अंतिम चरण 15-16 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर जयपुर। ठीक है, 2010-11 में अलवर जयपुर में नहीं हुआ था, यह अंतिम चरण
प्रोजेक्ट के सर्वप्रथम इंजन वो अल्लू जयपुर में सर्वप्रथम हो गया था। सीसी संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुआ? संपूर्ण राजस्थान में सीसी कब लागू हुआ? ऑप्शन 1 2010-11, ऑप्शन 2 12-13, ऑप्शन 3 13-14, ऑप्शन 4 15-16। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15-16 में, जो संपूर्ण राजस्थान लागू हो गया था। 7 2015-16 में सीसी कक्षा 1 से 5 तक संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। 1 से 1 to 5 संपूर्ण राजस्थान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया? जॉन डेवी, BS ब्लूम, महात्मा गांधी, जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया, शिक्षक और छात्र। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी, शिक्षक, सत्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शिक्षा के अनौपचारिक प्रकार का उदाहरण है। अनौपचारिक प्रकार, दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक प्रकार कौन सा? ऑप्शन 1 स्कूल, परिवार, कॉलेज, उपयुक्त सभी। बताइए। तो अनौपचारिक प्रकार होगा परिवार। परिवार होगा। व्याख्या, शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार है। शिक्षा के 3 प्रकार है, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक में स्कूल और कॉलेज, अनौपचारिक शिक्षा में परिवार और समाज, और निरौपचारिक शिक्षा में पत्राचार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा, ये कथन किसने दिया? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, एपिस्टेमोलॉजी। तो ये कथन है विवेकानंद जी का है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट एंड 3, शिक्षा मनोविज्ञान और औद्योगिक आर्थिक मनोविज्ञान को नहीं रखा गया है। व्याख्या, राजनीतिक मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान और आर्थिक मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान की शाखाएं नहीं है, जबकि नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की प्रचलित व बड़ी शाखा है। नैदानिक मनोविज्ञान। तो आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। किशोर मनोविज्ञान स्टैनली हॉल, नैदानिक मनोविज्ञान टाइडमैन व कार्ल्टन, शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, अपराध मनोविज्ञान सीजर लाम्ब्रोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैदानिक मनोविज्ञान टाइडमैन ने दिया था, साथ में गार्टन ने नहीं दिया था। व्याख्या, गार्टन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है और नैदानिक मनोविज्ञान का जनक टाइडमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहचर्यवाद के प्रतिपादक है। सिगमंड फ्रायड, मैक्स वर्दिमर, जॉन लॉक, विलियम वुंट। साहचर्यवाद के प्रतिपादक है तो जॉन लॉक है। जॉन लॉक। जॉन लॉक साहचर्यवाद के प्रतिपादक है। विलियम वुंट टिचनर संरचनावाद के प्रतिपादक है। संरचनावाद कौन आते? विलियम वुंट और टिचनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किस कारण का निदान करना है? किसी कारण का निदान करना है, ये कथन किसने दिया? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, टाइडमैन, सुकरात। बताइएगा। तो ये दिया था क्रो एंड क्रो ने, कारण का निदान क्रो एंड क्रो ने। व्याख्या, जीवन इतिहास विधि केस स्टडी मेथड के प्रतिपादक कौन है? टाइडमैन है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना, ये क्रो एंड क्रो ने कहा। ये बाल अपराधी समस्यात्मक तथा मानसिक रोगों के देने दो उपयुक्त विधि है। लास्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है?
मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा देने विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, समाजवादी विधि। तो बताइएगा जल्दी। तो मनोविज्ञान विज्ञान का दर्जा देने विधि है प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा देने विधि है। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिभा कौन है? विलियम वुंड। तो आप सभी ने इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप इस क्वेश्चन को बार बार उसको अभ्यास कीजिएगा और उसको समझ के अच्छे से ध्यान से वापस दोबारा रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।